वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डार्विन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हिज व्यूज। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि बहुत मशहूर टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए मैं आपके लिए थोड़ी सी हाईलाइट डाल दूँ ताकि आपको मज़ा आए इस बात को समझने में। बच्चों, डार्विन ने पूरा का पूरा जहाज, पूरा का पूरा जो सफ़र था, जो कि मैंने आपको बताया, एक जहाज़ था जिसका नाम था बच्चों, ये जो पानी का सफ़र था, बहरी सफ़र था, इन्होंने एक जहाज़ पे किया जिसका नाम था HMS बीगल, जो कि स्टार्ट होता है बच्चों 1831 से फ्रॉम पोलीमुथ, यानी कि जो इलाका था पोलीमुथ का, वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था ये पूरा का पूरा सफ़र इनका। जब इन्होंने अटलांटिक ओशन को बच्चों क्रॉस किया, मोस्ट ऑफ हिज ट्रिप वाज सेलिंग अराउंड द साउथ अफ्रीका। अभी मैं आपको उनका मैप भी दिखाऊंगा, जो मैप देखने के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो डार्विन थी, इन्होंने किस तरीके से कहाँ से सफर स्टार्ट किया। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ हिज व्यूज मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका में था। सो देन ही प्रोसीडिंग अहेड एंड क्रॉसिंग द पैसिफिक ओशन। तो बच्चों, इनका जो मोस्ट ऑफ द जो सफ़र मैंने आपको बताया जैसे कि साउथ अमेरिका में था, उसके बाद लेकिन ये उससे आगे भी गए, उन्होंने फिर बच्चों पैसिफिक ओशन को भी क्रॉस किया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए। कहाँ गए बच्चों? दे क्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड, यानी कि इंडियन ओशन में भी लोग दाखिल हो गए थे। द जर्नी कंटिन्यूड बैक थ्रू इंडियन ओशन, यानी कि इधर ये बात आ गई कि इंडियन ओशन की तरफ भी ये क्या हो गए बच्चों, चले गए। फिर क्या होगा बच्चों? फिर वो ये वहाँ से टर्न लेते हुए कहाँ पर आए? केप टाउन, जो कि एक्चुअली बच्चों कहाँ पे पाया जाता है? आपके साउथ अफ्रीका में ये एक इलाका, और बहुत मशहूर इलाका केप टाउन, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, स्पेशली आपने इसको टाइटैनिक में भी सुना होगा इस नाम को। और अगर आपने इंग्लिश के टेक्स्ट पढ़ा तो उधर आपने बिरकन हेड एक चैप्टर है, तो उसमें वो शिप थी, वो भी इसी जगह पे आपकी सिंक हो गई थी, तो ये आपको उस वजह से भी याद होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, एंड देन हेडिंग बैक टू द साउथ अमेरिका, और फिर ये बच्चों कहाँ पर हो गए वापस, किस तरफ लौट के चलेगा वापस? ये साउथ अमेरिका चलेगा, क्योंकि मेजरली दे इसलिए जो उनका जो सफ़र था वो साउथ अमेरिका की तरफ ही था। फाइनली बैक टू द पोलीमेंथ इंग्लैंड। फिर ये वापस कहाँ गए बच्चों? वो वापस कहाँ पर आ गई? आपके पोलीमेंथ, पोलीमाउथ, जो आपका इंग्लैंड इलाका था इंग्लैंड, यानी कि अपने वतन वापस आ गए, जो कि इंग्लैंड था, कि ही वॉज ब्रिटिश। फिर इसके बाद बच्चों क्या होता है कि मोस्ट ऑफ हिस्ट्री वॉज सेलिंग अराउंड द अफ्रीका। ये बात अब आपकी क्लियर हो चुकी है, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन्होंने बच्चों ऐसी ऐसी छुपी हुई स्टडीज़ को के बारे में इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जो कि इधर लिखा हुआ भी आ रहा है, ही कलेक्टेड एंड स्टडीड द ऑफशोर स्पीशीज़, यानी कि इन्होंने ऐसी ऐसी छुपी हुई स्पीशीज़ को स्टडीड किया जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों ही शामिल थे। एंड ड्यूरिंग हिज स्टडीज, इनकी पूरी पूरी इस मुताले के दौरान डार्विन ने जो वैरायटी ऑफ बर्ड स्पेसिमेन, पर्टिकुलरली फिंच, जो कि इन्होंने कहाँ कहाँ से ली थी बच्चों? एक आइलैंड था, उसका नाम था बच्चों गैलापागोस आइलैंड। इसको आपने बड़ा याद रखना, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर डार्विन कलेक्ट द फिंचिस। तो ये आपको पता होना चाहिए, गैलापागोस एक आइलैंड था जहाँ से इन्होंने सारी की सारी फिंचिस, अगर मैं फिंचिस का मकसद मतलब बताऊँ तो बच्चों, परिंदों की चोंच, जो कि उनका माउथ होता है, वो उन्होंने कलेक्ट किया, उसके सैंपल यानी कि उसके स्पेसिमेन। एंड ही ऑब्जर्व दैट द, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जर्व दैट द फिंचिस ऑफ गैलापागोस आइलैंड वर सिमिलर टू द फिंचिस ऑन द mainland। यानी कि इन्होंने बोला कि जो फिंचेस थी जो गैलापागोस आइलैंड में पाई गई, वो बिल्कुल सिमिलर थी, यानी कि मिलती जुलती थी मेनलैंड, यानी कि जो जहाँ पे रहा करते थे उस जगह से। लेकिन फ़र्क क्या था? ईच हैड एडाप्टेशन, लेकिन हर एक में कोई ना कोई एडाप्टेशन थी। क्या थी बच्चों? एडाप्टेशन थी। ये इनका मकसद था, इनकी पूरी पूरी जो स्टडी थी, इन्होंने ये स्टडी की थी, यानी कि एडाप्टेशन इन द बीक इन द टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप। किसके अंदर बच्चों क्या था? इनका साइज एंड शेप के अंदर बच्चों क्या थी? एडाप्टेशन थी, यानी कि किसी अलग वो जो बर्ड्स थे वो तो सेम ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखा करते थे, लेकिन वो अलग अलग हैबिटाट में, अलग अलग इन्वायरमेंट में होने की वजह से जो उनकी जो फिंचेस थी बच्चों, उनका साइज़ जो शेप था बिल्कुल डिफरेंट था, एंड इफेक्टिवली लोकली। और उसलिए बच्चों क्यों डिफरेंट था? क्योंकि वो डिपेंड करते थे अपने लोकल जो फूड उनके पास अवेलेबल हुआ करता, जो कि अभी मैं आपको नीचे एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें आपको सारी की सारी बात आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सो हम उस तस्वीर को समझने चलते हैं आपके लिए। तो बच्चों, सबसे पहला हमने जो भी ट्रैवल के बारे में समझा कि आपके जो डार्विन जो थे, जिन्होंने आपका सफ़र स्टार्ट किया था, वो आपके सबसे पहले इंग्लैंड से निकले पॉलीमौथ के ज़रिए। फिर बच्चों ये इस तरफ आते गए, आते 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 बच्चों ये कहाँ पर आए? फिर ये किस तरफ गए? आपके इंडियन ओशन की तरफ भी गए। ये देखो, ये है वो आइलैंड जहाँ से इन्होंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था बच्चों फिंचेस के हवाले से। एंड दे जब इन्होंने बच्चों, ये आपका अटलांटिक ओशन तो ये वाला है, जब इन्होंने ये क्रॉस करके कहाँ पर आया बच्चों? पैसिफिक ओशन आया, तो ये आपका सिडनी है, जो कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने फिर वापस, फिर कहाँ गए बच्चों? इन्होंने वापस टर्न लिया। टर्न लेने के बाद बच्चों फिर कहाँ पर आया? केपटाउन, जो कि अफ्रीका लगता है, ये यहाँ पर आए केपटाउन, ये आपका केपटाउन। फिर केपटाउन होने के बाद बच्चों फिर उन्होंने वापस अपना जो सफ़र था बच्चों कहाँ पर कर लिया? आपकी साउथ अमेरिका की तरफ कर लिया, क्योंकि इनका मेजर दौरा वहाँ पे था। So बच्चों, this is all about their travel journey, when and where Darwin actually reached and which island they actually observed properly, and that's why they study the offshore species of different island. But that species actually they typically same, but they have a different character according to their environment in which they actually live. तो बच्चों, ये पूरी पूरी बात अब आपको क्लियर हो गई। तब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हिज ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन, हालांकि इनकी जो ऑब्जर्वेशन कलेक्शन थी, डार्विन वाज मच कन्विंस्ड, डार्विन बहुत ज़्यादा कन्विंस थे किस प्रोसेस से बच्चों, प्रोसेस ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, कि कुदरत का एक प्रोसेस होता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि कुदरत खुद डिसाइड करती है किसको सिलेक्ट किया जाए फॉर द इवोल्यूशन एज अ टूल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि हमने जब लिमार्क को पढ़ा था तो बच्चों लिमार्क ने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ कैरेक्टर, बच्चों दिस थिंग्स एक्चुअली टोटली प्लॉसिबल, यानी कि वो सुनने में तो आपको एक्सेप्टेबल लगेगी लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जब डार्विन ने कन्विंस्ड हुए और उसके बाद उन्होंने कन्विंस भी किया कि जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वही एक टूल है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन का, यानी कि जो आपकी जो नेचर है वही इवोल्यूशन का प्रोसेस करवाती है। एंड ही थॉट दैट द न्यू स्पीशीज would have originated as a consequence of gradual accumulation of such adaptation due to existing geographical or other type of barriers। यानी कि इन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा कि जो न्यू स्पीशीज़ आ रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वो इसलिए इसके नतीजे में हो रही हैं क्योंकि वो सिलो सिलो उनके पास ऐसी अडाप्टेशन जमा हो रही हैं। क्यों जमा हो रही है? क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहते हैं जिनके अंदर उनके पास फूड एनवायरनमेंट और उनके पास शेल्टर, कंपटीशन, फूड, इन सब चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें बच्चों नेचर के अंदर आ जाती हैं, तो वो उन्होंने 3 कैरेक्टर बनाए। 3 कैरेक्टर के बाद बनाने के बाद बोला कि अगर जो इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करता है तो नेचर उनको सिलेक्ट करके इवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे भेज देती है। जो नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, फिर वो इवोल्यूशनरी तौर पर डाइट खिलाते हैं। तो उन्होंने ही पूरी की पूरी बात की और फिर अब हम आपको उनकी पूरी पूरी ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं जो उन्होंने पूरे पूरे स्पेसिमेन कलेक्ट किए थे फॉर द देयर ऑब्जर्वेशन इन द ट्रेवल। सो बच्चों इन देयर व्योज, सॉरी ट्रैवल नहीं कहा, व्योज कहा जाता है एक्चुअली। अब आप देखें सारी की सारी फिंचेस हैं जो कि टेक्निकली देखा जाए एक ही है, लेकिन इनके साइज एंड शेप आप देख सकते हैं। अब शेप क्यों बच्चों डिफरेंट है, आप ये देखें कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो बर्ड बच्चों कैक्टस ग्राउंड फिश, ये जो बर्ड है बच्चों कैक्टस खाता है। इसके नीचे अगर आप देखते हैं ये वाले जो बर्ड है इसकी जो फिंच है यानी कि इसकी जो बीक है बच्चों, ये शार्प एंड बीक्ड है, जो कि ग्राउंड फिंच है, जो कि क्या करती है बच्चों, कोई ना कोई चीज़ ज़मीन से चुन के खाती, कीड़े मकोड़े वगैरह खाती है। यानी कि ये तो अब आपको बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बच्चों इधर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि ये वाले जो बीक वाले एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, दे एक्चुअली सीड ईटर्स, यानी कि ये जो भी सीड होते हैं ज़मीन पे उनको उठा के खाते हैं। अब इसके बरक्स अगर आप इस साइड पर आ जाएँ, इस वाली साइड पर, तो आप देखते हैं बच्चों वेरबर फिंच, ये वाली जो फिंच है बच्चों, ये जो फिंच है ये देखिए आप, ये अलग इनकी डाइट है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं वुड पिकर, यानी कि ये जो आपके जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर चोंच मारते हैं, फिर वहाँ से अपनी डाइट कलेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखिए आप किस तरीके से इनकी जो फूड अक्वायर करने की एबिलिटी की वजह से इनकी साइज़ एंड एबिलिटी ऑफ फिंच डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू दियर इन्वायरमेंट इन विच दे एक्चुअली लीव। फिर इसी तरीके से आप देखते हैं ये वाला बर्ड्स, तो उसके पास जो ये है स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, इसकी जो बच्चों फिंच ट्री जैसी है, तो सॉरी ट्री जैसी नहीं, ट्री फिंच इसका नाम है एक्चुअली, लेकिन ये इंसेक्टिवोरस यानी कि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। और आप इधर देखते हैं तो बच्चों ये लार्ज इंसेक्टिवोरस है। और अगर ये आप देखते हैं बच्चों ये वाली जो फिंच है बच्चों, ये है वेजिटेरियन ट्री फिंच, ये वेजिटेरियन है यानी कि पत्ते वगैरह खाते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टडी। तो इन्होंने ये पूरी पूरी चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्होंने अपने पेपर में पब्लिश करी, उसके बाद बताया कि जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है ये एक्चुअली अक्यूमुलेशन ऑफ such adaptation due to geographical and other type of barrier। क्यों? क्योंकि उनके पास geographical और दूसरे टाइप के barriers होते हैं, इस हिसाब से उनके पास ऐसी एबिलिटीज़ आ जाती है जो उनके पास जमा हो जाती हैं। इसके नतीजे में हमारे पास न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो इन्होंने ये बात किस सेंस में ज़ाहिर की बच्चों, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा पॉइंट मैं कहता हूँ कि आप अपने पास याद कर लें तो अच्छी बात होगी, ताकि सबके लिए आसानी हो, स्पेशली आप सब लोगों के लिए स्टूडेंट्स आसानी हो, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए आसानी के लिए ही इधर बैठा हूँ। So student, that's all about our today's topic about the observation of Darwin during his voyage। So मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो कि डार्विन कौन थे, डार्विन ने क्या क्या किया था। डार्विन के बारे में मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन दिया, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया और उनके हमने जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने स्टडी क्या की थी। उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे, उनका जो फैक्ट था वो वाइडली एक्सेप्टेड था और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी छापे। और एक और बात मैं तो आपको वजाहत देना चाहता हूँ उस बात का, वो ये है कि इन्होंने तकरीबन 20 साल तक एनिमल्स को अपनी जो भी हम लेबॉर्ट्री कहते हैं या जगह के ऊपर ग्रो करके ही पूरी की पूरी इन्होंने रिसर्च पेपर लिखे थे। यानी कि 20 साल तक इन्होंने इवोल्यूशनरी स्टडीज़ एक अपनी जगह पे एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा पूरा रिसर्च पेपर छापा था। इसी वजह से जब भी हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो हम इस शख्स को हटा ही नहीं सकते इवोल्यूशन की दुनिया में से, क्योंकि इनके बिना इवोल्यूशन पढ़ा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे डार्विन के बारे में। तो अब हम हमारे लेक्चर के अंदर थ्योरीज ऑफ डार्विन पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपसे हमारे
आने वाले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।